नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एसएससी पल्स पर। पॉलिटी की जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज उसकी क्लास 9 है। इसके बाद एक और क्लास आएगी, उसके बाद हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो जिसने भी आज से पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट चैनल पर जाकर एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आज जो हम पॉलिटी की जो क्लास लेंगे उसमें जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के भाग, अनुसूचियाँ और संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। इसके बाद जो एक क्लास आएगी उसमें हम पढ़ाएंगे भारत के संविधान संशोधन जो अब तक हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले देखते हैं होमवर्क क्वेश्चन। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस, बी मिनर्वा मिल्स केस, सी एस.आर. बोम्मई केस या डी गोलकनाथ केस। तो किसमें कहा था? ऑप्शन सी एस.आर. बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी राष्ट्रपति अन्यायोचित तरीके से राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकता। ठीक है, केशवानंद भारती केस में क्या आया था? संविधान की मूल ढांचे की अवधारणा आई थी केशवानंद भारती केस में। तो हो गया क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है? अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? ऑप्शन ए भाग पहला, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो किस में है अनुच्छेद 32? भाग 3, यानी ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किया गया है। भाग 3 भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो सबसे पहले 1215 में जो है ना, ब्रिटेन के राजा ने एक मैग्ना कार्टा के नाम से जो नागरिक थे वहाँ के, जो उनके लिए एक मूल अधिकारों का प्रावधान लाया गया था। तो तभी से जो वहीं से ये जो भारतीय संविधान का जो मूल अधिकारों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, जो भाग 3 है, उसे क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और सबसे पहले किस देश के संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था? अमेरिका के संविधान में किया गया था। लेकिन भारत के जो मूल अधिकार है वो सबसे अधिक विस्तृत और संरक्षण प्राप्त है। भारतीय संविधान उपचारों का अधिकार के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह इसके तहत मूल अधिकारों के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। यानी किसी व्यक्ति को का मतलब मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उस व्यक्ति की 5 प्रकार की रीट जारी करता है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था अनुच्छेद 32 के बारे में? एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, ये संविधान की आत्मा और हृदय है। यानी अगर संविधान में मूल अधिकार तो दे दिए लेकिन उनका संरक्षण ही नहीं है तो वो मूल अधिकार किस काम के होंगे? इसलिए अनुच्छेद 32 क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा। कौन सा भाग जोड़ा था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 8, ऑप्शन सी भाग 10 या ऑप्शन डी भाग 9A। तो क्या जोड़ा था? ऑप्शन डी भाग 9A, जो किससे रिलेटेड है? नगर पालिकाओं से। 74वें संविधान संशोधन भाग 9A किससे रिलेटेड है? नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। 12वीं अनुसूची में है और इसमें 18 विषय हैं। अनुच्छेद 243B से 243ZG तक है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था, जो किससे रिलेटेड था? पंचायतों से, और 11वीं अनुसूची में है और इसमें 29 विषय हैं। नगर पालिकाओं में 18 विषय हैं और इसमें 29 विषय हैं। अनुच्छेद 243 से 243O तक। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है भाग 8, और भाग 10 है अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड। हो गया ये क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9B है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अधीनस्थ न्यायालयों, बी नगर पालिकाओं, सी पंचायतों या डी सहकारी समितियों। तो किससे रिलेटेड है? भाग 9B किससे है? सहकारी समितियों से। भाग 9B अनुच्छेद 243ZH से
243 का संबंध सहकारी समितियों से है। और सहकारी समितियां कब जोड़ी गई थी? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा भाग 9 भी जोड़ा गया था। ठीक है। और ये सहकारी समितियों का वर्णन संविधान में कहाँ कहाँ है? एक तो अनुच्छेद 43B में है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, और एक है आर्टिकल जो अनुच्छेद 19(1)C है, जो मूल अधिकार है उसमें है 19C में संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? संघ लोक सेवा जो यूपीएससी है वो किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 8, बी भाग 16, या सी भाग 10, या डी भाग 14। तो किस में है यूपीएससी का वर्णन? ऑप्शन डी भाग 14 में। 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी सिफारिश पर की गई थी? केंद्रीय ली आयोग की सिफारिश पर। कब? 1 अक्टूबर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और इसको संघ लोक सेवा आयोग नाम कब दिया गया था? 1950 में। और ये संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियां एवं कार्य के अलावा इसके संगठन और सदस्यों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी आदि का वर्णन किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं? 315 से लेकर 323 तक भाग 14 में है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से हैं। 315 में क्या है? संघ व राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग, यानी संघ के लिए यूपीएससी और राज्यों के लिए एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग, और दोनों के लिए संघ और राज्य दोनों के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। अनुच्छेद 316 में क्या है? इनकी नियुक्ति और कार्यकाल है। नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और जो ये जो है जॉइंट जो है संयुक्त संघ लोक सेवा आयोग जो है उसकी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग दोनों की में जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कार्यकाल यूपीएससी का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले हो वो। और जो ये संयुक्त और जो राज्य संघ लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संविधान का भाग 14A जो अधिकरण से संबंधित है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 73वां संशोधन, या डी 97वां संशोधन। तो 14A कब जोड़ा गया था? जो किससे रिलेटेड है? अधिकरण से। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। मूल संविधान में अधिकरण से संबंध में उपबंध नहीं है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अधिकरण जोड़ा गया था। तो कौन कौन से अधिकरण है? 323 क में है प्रशासनिक अधिकरण, और 323 ख में क्या है? अन्य मामलों के अधिकरण है। तो ये देखते हैं प्रशासनिक और अन्य मामलों के अधिकरण में क्या क्या डिफरेंस है। जो मतलब 323 क के तहत जो अधिकरण है प्रशासनिक मामलों में वो किससे रिलेटेड है? केवल लोक सेवाओं से संबंधित है, जबकि 323 ख में जो है वो अन्य मामलों से संबंधित अधिकरण गठित करने के देता है। और जो 323 क है वो केवल संसद ही अधिकरण गठन कर सकती है, लेकिन ख जो है अन्य मामलों से रिलेटेड वो संसद भी कर सकती है और राज्य विधानमंडल भी बना सकती है उनसे रिलेटेड का में। तीसरा विभेद क्या है इनमें? अनुच्छेद 323 क के अंतर्गत केंद्र अथवा प्रत्येक राज्य अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए केवल एक ही अधिकरण का गठन किया जा सकता है। इसके क्रम का कोई प्रश्न नहीं है, यानी इसमें कोई क्रम का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 323 ख में अधिकरण के गठन के पदानुक्रम होता है, यानी इनका एक क्रम होता है, उसके अनुसार ही इनका गठन किया जा सकता है। जबकि क में जो है प्रशासनिक अधिकरण है उनका कोई क्रम नहीं होता है। ठीक है, इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि अनुच्छेद 323 क विषय किस में है? लोक सेवा, और अनुच्छेद 300 ख क्या है? अन्य मामलों से संबंधित अधिकरण है। 323 क को कौन बनाएगा? केवल संसद, और 323 ख को संसद प्लस राज्य विधायिका। इनकी संख्या का क्रम
केवल एक है, यानी प्रशासनिक। और ये क्या होता है, इनका एक पदानुक्रम होता है, ये एक उसके अनुरूप ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 15, ऑप्शन बी भाग 16, ऑप्शन सी भाग 18 या ऑप्शन डी भाग 17। तो किस में है निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान? भाग 16 में। भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो हमने पिछली क्लास में देखा था ना, 338 में क्या था, अनुसूचित जाति आयोग, और 338 ए में क्या था, अनुसूचित जनजाति आयोग, और 338 बी में क्या था, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये किस में है, भाग 16 में है। ठीक है, और 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग है भाग 15 में, और राजभाषा है 17 में, और आपात उपबंध किस में है, भाग 18 में। आपात उपबंध के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस भाग से संबंधित है, तो ये याद रखना है, ये किस में, भाग 18 में है आपात उपबंध। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 262, बी अनुच्छेद 263 या सी अनुच्छेद 265 या डी अनुच्छेद 267। तो किसके तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 263, यानी ऑप्शन बी। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र व राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। राष्ट्रपति यदि किसी समय यह महसूस करे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद के कर्तव्य निर्धारण की शक्ति है। यानी अगर किसी केंद्र राज्य के बीच में कोई झगड़ा हो, या राज्य राज्यों के बीच में झगड़ा हो, या दो राज्यों का किसी अन्य राज्य के साथ झगड़ा हो, तो उसका जो उसका निवारण है, वो मतलब उसके लिए जो अधिकरण जो बनाया जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद जो बनाई जाएगी, वो किस अनुच्छेद में है, 263 में है। और इसे बनाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। और इसके कार्य क्या होंगे वो भी तय करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो अब देखते हैं इसके कार्य क्या क्या है। राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और सलाह देना। ठीक है, कि राज्यों के बीच में या केंद्र राज्यों के बीच में जो भी झगड़ा हो रहा है, वो किस मतलब उसकी जांच करना कि क्या क्या सही है, क्या गलत है, और उसका उपाय सुझाना। सेकंड क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच समान हितों वाले विषयों पर विचार विमर्श करना। और थर्ड है, नीति और उसके क्रियान्वयन में बेहतर तालमेल के लिए सिफारिश करना। ठीक है, ये किसका है? अनुच्छेद 263 के कार्य हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अनुच्छेद 371 क निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 371 का जो 371 है और जो इसके आगे वाले जो हैं, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए असम, बी नागालैंड, या सी मणिपुर, या डी सिक्किम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 371 का किससे है संबंधित? नागालैंड, यानी ऑप्शन बी। भारत के संविधान के भाग 21 में 371 किसमें है? भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 झ तक 12 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना या इन राज्यों के जनजातीय लोगों के आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना। यानी ये जो 371 के तहत विशेष राज्यों के लिए प्रावधान किए गए हैं, वो किस लिए किए गए कि अगर इन राज्यों में जो 12 राज्य हैं, इनमें कोई इलाका जो पिछड़ा रह गया है, जैसे महाराष्ट्र का मराठवाड़ क्षेत्र जो है, गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र जो है, वो पिछड़ा इलाका रह गया, तो उनका उत्थान करना, या फिर ये जो झारखंड वगैरह, ये जो नागालैंड वगैरह जो है, इनमें जो जनजातीय क्षेत्र हैं, इनके बारे में उपबंध करना, इनकी आर्थिक व सांस्कृतिक हितों की रक्षा करने के लिए 371 बनाया गया है। तो अब देखते हैं किसमें है। 371 में क्या है? महाराष्ट्र एवं सौराष्ट्र गुजरात के बारे में है। 371 क में है नागालैंड, 371 ख में है असम, और ग में क्या है? मणिपुर है। घ में आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य, इन दोनों के से रिलेटेड जो इन दोनों राज्यों में जो पिछड़ा इलाका है उनसे रिलेटेड है। अनुच्छेद 371 है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना। 6 में है सिक्किम, और 6 में है मिजोरम, ज में अरुणाचल प्रदेश, झ में गोवा, और अण कर्नाटक। तो अब इसको इन सारों को याद करने की एक ट्रिक है
क्या है ट्रिक? ना मेरा आंध्रा तेलंगाना, सिर्फ मुझे अच्छा घर कर दो। तो इसमें जो ना है उनमें एन क्या है? नागालैंड से है। ए असम। मेरा में एम जो है वो किसका है? मणिपुर। और ए है आंध्र प्रदेश। और जो तेलंगाना, जो आंध्र और तेलंगाना, वो ए आंध्र और तेलंगाना दोनों ही आ जाएगा ए से। एस में क्या है? सिर्फ से क्या आ जाएगा? सिक्किम। मुझे में क्या आ जाएगा? मिजोरम। अच्छा अरुणाचल प्रदेश। घर गोवा। और कर कर्नाटक। तो याद करना है, ए बी सी, ए से स्टार्ट करके जे तक जाएगा। ना मेरा आंध्रा तेलंगाना, सिर्फ मुझे अच्छा घर कर दो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अनुच्छेद 262 किसके न्याय निर्णय से संबंधित है? ऑप्शन ए चुनावी विवाद, बी अंतर्राज्यीय जल विवाद, सी राज्यों के बीच सीमा विवाद, या डी राष्ट्रपति चुनाव विवाद। तो किस में है अनुच्छेद 262 में क्या है? ऑप्शन बी अंतर्राज्यीय जल विवाद। संसद विभिन्न राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले नदी जल संबंधी विवादों के न्यायिक समाधान के लिए व्यवस्था कर सकती है। संसद कानून बनाकर जल विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है। यानी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर जल बंटवारे को लेकर कोई मसला चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, तो उसका जो निवारण है उसके लिए संसद एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति कर सकती है। अगर दो राज्यों के बीच में नदी जल विवाद का जो है बंटवारा है, या जो उसको सुलझाने का जो है, वो कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में नहीं अपील की जा सकती, और न ही न्यायालय उसके मतलब जो न्यायाधिकरण जो फैसला देगा उसके खिलाफ कुछ बोल सकता है। ठीक है, तो इसकी जो दो या दो से दो अधिक राज्यों के बीच में जो नदी जल विवादों का जो निपटारा है वो संसद के द्वारा न्यायाधिकरण बनाए जाने पर न्यायाधिकरण के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसमें न्यायालय की कोई शक्ति नहीं है। और 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद है। और 262 में अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित न्यायाधिकरण है। ठीक है, ये दोनों याद रखने, दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 395, बी 375, सी 385, डी 365। तो कितने थे? 395। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, विभिन्न देशों से ग्रहित है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अब कितनी हो गई अनुसूचियां? 12 हो गई हैं। भारतीय संविधान न तो कठोर है न ही लचीला है, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। इसलिए भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है। भारतीय संविधान जीवन दस्तावेज क्यों है? क्योंकि इसमें समय के साथ परिवर्तन करने की संभावनाएं हैं। इसका जो संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है भारत की, वो न तो ज़्यादा कठोर है और न ही ज़्यादा लचीली है, इसलिए ये एक जीवंत दस्तावेज है। भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता है और शांतिकाल एवं आपातकाल में देश की एकता को बनाए रखने का सामर्थ्य भी है। ये किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है। ठीक है, संविधान की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति किसके पास था? उच्चतम न्यायालय के पास है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 39 ए, सी अनुच्छेद 43, या डी अनुच्छेद 48। तो निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 ए। सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता, ताकि कोई किसी भी कारण न्याय से वंचित नहीं रह सके। यानी जो किसी व्यक्ति को जो वकील है, मुफ्त में वकील उपलब्ध करवाना, ये किस में है? अनुच्छेद 39 ए में है। और ये कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अस्पताल और औषधालय, बी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सी लोक व्यवस्था, या डी बाटों और मापों के मानक नियत करना। तो कौन सा संघ सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन डी बाटों और मापों के मानक नियत करना। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची शक्तियों के बंटवारे के बारे में है, जिसमें 3 सूचियों में बांटा गया है।
7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। और उसमें कितनी सूचियां हैं, 3 हैं। कौन सी, एक तो संघ सूची है जिसपे संघ सरकार, जो केंद्रीय सरकार, उसको निर्णय कानून बनाने का अधिकार है। और इसमें कितने विषय हैं, 97 विषय थे, और अब कितने हैं, 100 हैं। और कौन कौन से हैं विषय इसमें, रक्षा, रेलवे, जनगणना, नागरिकता जैसे बड़े बड़े जो हैं, जो केंद्रीय सरकार से हैं, जो संघ से रिलेटेड हैं, वो सारे विषय किसमें है, संघ सूची में है। और अब कितने इसमें, 100। दूसरी क्या है, राज्य सूची है, और इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को है। इसमें पहले कितने थे, 66 थे, और अब कितने हो गए, 61। जैसे पुलिस, जेल, कृषि, शराब, ये सारे किसमें है, राज्य सूची में। और तीसरी क्या है, समवर्ती सूची। इस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अगर दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। इसमें अब कितने विषय हैं, 52। पहले कितने थे, 47। और इसमें कौन कौन से विषय हैं, शिक्षा, वन, बिजली, जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, शिक्षा और वन पहले राज्य सूची में थे, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो ये टेबल में दे रखी है 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा, ये देख लीजिएगा आप। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, या सी 11वीं अनुसूची, या डी 6ठी अनुसूची। तो किस अनुसूची में दल परिवर्तन के बारे में है? ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची। कब जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? विधायकों या सांसदों द्वारा एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने की रोक लगाना। ठीक है, पहले मतलब जैसे पहले क्या था कि कोई भी विधायक का सांसद था, वो एक पार्टी पहले किसी पार्टी में रहता था, फिर कभी दूसरी पार्टी में चला जाता था, कभी दूसरी पार्टी में चला जाता था। तो उसको रोकने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, जो किससे रिलेटेड था? दल विरोधी से रिलेटेड था। यानी कई बार ये होता कि कोई राजनीतिक उद्देश्य से किसी मतलब सरकार को गिराने के लिए जानबूझ से ऐसे साजिश करता था। तो उस टाइम पे एक कहावत भी आई थी, आया राम गया राम, जो किससे रिलेटेड थी? दल बदल से संबंधित थी। मुख्य बिंदु क्या है? यदि कोई सदस्य पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। इसका फैसला लेने का अधिकार किसको है? अध्यक्ष को है। 6ठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का वर्णन है। और 9वीं में भूमि सुधार से है। ये कब लाया गया था? पहला संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। और 11वीं अनुसूची में है पंचायतें। ये कब लाया गया था? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किस अनुसूची के तहत राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन का प्रावधान है? ऑप्शन ए 2री अनुसूची, बी 4थी अनुसूची, या सी 6ठी अनुसूची, या डी 8वीं अनुसूची। तो किस अनुसूची में है सीटों का बंटवारा? ऑप्शन बी 4थी अनुसूची। अर्थ क्या है? इसमें बताया गया है कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के कितने सदस्य राज्यसभा में बैठेंगे। ठीक है, सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है, इसलिए सबसे ज्यादा सीट किस राज्य में है? यूपी में है। कितनी है? 31 है राज्यसभा की सीटें। 2री अनुसूची में क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, विधायिका के पीठासीन अधिकारियों के बारे में वर्णन है। और 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं, जो कितनी है अब? 22। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 42, या सी अनुच्छेद 44, या डी अनुच्छेद 45। तो किस में किया गया है यूसीसी का वर्णन? ऑप्शन सी अनुच्छेद 44। इसका अर्थ क्या होता है समान नागरिक संहिता का? सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी जैसे निजी मामलों में एक समान कानून। ठीक है, ये भी मतलब कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, डीपीएसपी भी है, यानी नीति निर्देशक तत्व में है, इसलिए ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। लेकिन भविष्य में अगर सरकार चाहे तो ये बाध्यकारी भी बना सकती है। ठीक है, ये अनुच्छेद 14 और 15, जो 14 और 15 किससे रिलेटेड है? समानता के अधिकार के उद्देश्य को पूरा करता है। और ये किस लिए लाया गया है समान नागरिक संहिता? सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और राष्ट्रीय अखंडता को मजबूत करने के लिए। न्यायपालिका ने कई बार इसे लागू करने की जरूरत दोहराई है। जैसे शाहबानो केस में न्यायपालिका ने कहा था कि समान नागरिक संहिता को कानूनी रूप से लागू किया जाए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार
लोगों पर ये जानबूझ के थोपना नहीं चाहती है, बल्कि ये चाहती है कि लोग खुद ये स्वीकार करें कि समान नागरिक संहिता आनी चाहिए। यानी जैसे जो है विवाह की उम्र 18 वर्ष है लड़कियों के लिए, ये सभी जो है कौम जो है सभी जो है उसके लिए नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है 18 वर्ष की आयु। बाकी मुस्लिमों के लिए खुद का कोड चलता है तो वो उसमें नहीं है। इसलिए इसको एक साथ लाने के लिए न्यायपालिका भी कई बार बोलती है कि ये कानून मतलब कानूनी रूप से लाया जाएगा, बाध्यकारी बनाया जाए। ये क्या है, अभी गैर बाध्यकारी है, यानी इसे लागू करना सरकार की तैयारी पर निर्भर करता है। यानी सरकार खुद चाहे तभी कर सकती है इसको, और सरकार अभी इसे गैर बाध्यकारी बनाई हुई है। ठीक है। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन। 42 काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध। किसमें, अनुच्छेद 42 में। यानी प्रस्तुति सहायता दी जाती है ना 26 वीक की, यानी पहले प्रस्तुति से पहले 8 वीक की और उसके बाद बाकी 18 जो वीक बचे हैं वो बाद में। अनुच्छेद 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किसमें, अनुच्छेद 45 में है। और इसे मूल अधिकार में कौन सा है, ये अनुच्छेद 21A। 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों की निःशुल्क सहायता, शैक्षिक सहायता। ठीक है, हो गए क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अब देखते हैं कल का होमवर्क क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका शपथ पत्र शामिल नहीं है। ऑप्शन ए संघ के मंत्री, बी संसद के सदस्य, सी भारत के राष्ट्रपति, या डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो किसकी शपथ इसमें शामिल नहीं है अनुसूची 3 में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और क्लास कैसी लगी ये भी बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।